जब हम सृष्टि के चलायमान होने की बात करते हैं, जब हम सृष्टि के भार की बात करते हैं, तो ये महिलाओं और पुरुषों दोनों के ही कंधे पर टिका हुआ है। जितनी भूमिका महिलाओं की है उतनी ही भूमिका पुरुषों की है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि केवल पुरुषों को ही इस चीज़ का श्रेय मिलता है कि वो समाज को चला रहे हैं। स्त्रियों को हमेशा निम्न स्थिति पर क्यों रखा जाता है? स्त्रियों को वो क्रेडिट क्यों नहीं दिया जाता जो समाज में उनकी भूमिका को लेकर है? स्त्रियों को हमेशा हीन भावना से क्यों देखा जाता है? आखिर क्यों उन्हें घर की चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया जाता है? ऐसे विभिन्न सवालों को उठाने वाले लोग ही कहलाते हैं नारीवादी। जी हाँ दोस्तों, मैं विजय तिवारी और द बुक सोसाइटी के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BPSC 107 के चैप्टर नंबर 10 की चर्चा कर रहा हूँ, जहाँ इस चैप्टर में हमें कुल मिलाकर यह पढ़ाया जाएगा कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना गया है, और नारीवादी किन आधारों पर ये तर्क देते हैं कि महिलाओं के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा पुरुषों के साथ किया जाता है। तो चलिए जानते हैं, और सबसे पहले इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि नारीवाद का अर्थ क्या होता है, जहाँ चैप्टर में एक छोटी सी प्रस्तावना दी गई है, और प्रस्तावना हमें कुल मिलाकर यही बताती है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नारीवाद का अर्थ क्या होता है। तो हर एक व्यक्ति या कोई संगठन या समूह जो भी महिलाओं के अधिकारों के लिए बात आगे बढ़ाता है, महिलाओं के अधिकारों की मांग करता है, हम उसे मोटे अर्थों में नारीवादी कहते हैं। नारीवादी एक पुरुष भी हो सकता है, नारीवादी एक स्त्री भी हो सकती है जो महिलाओं के अधिकारों की डिमांड करे। तो नारीवादी को मोटे तौर पर सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों या शैक्षिक विचार विमर्श के एक समूह के रूप में माना जाता है जो जेंडरों के बीच में जो असमानता है उसे खत्म करना चाहता है, यानी कि समानता को स्थापित करना चाहता है। ये उन सिद्धांतों और प्रथाओं का एक समूह है जो पुरुष और महिलाओं के बीच समानता स्थापित करना चाहते हैं। ये सभी नारीवाद कहलाते हैं। इनको ये कहना है कि महिलाओं को वो अधिकार नहीं मिल पाए समाज में जो अधिकार उन्हें मिलने चाहिए थे। उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया, उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया, उन्हें रोजगार का अधिकार नहीं दिया गया। ऐसे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों का परिणाम ये हुआ कि पुरुष उन पर हावी हो गए और महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया। और इसका सबसे बड़ा कारण था पितृसत्तात्मक समाज, एक ऐसा समाज जहां हर एक पुरुष ही संपत्ति का मालिक होगा अपने पिता के बाद, और हर एक व्यक्ति अपने पिता के नाम से ही जाना जाएगा। ऐसे में महिलाओं का कहाँ औचित्य है, महिलाओं की स्थिति कहाँ पर है, ये सभी मुद्दे नारीवाद उठाता है। इसके साथ साथ वर्तमान की बात की जाए तो नारीवादियों का कहना है कि भले ही महिलाओं को समान नागरिक माना जा रहा है, भले ही महिलाओं को अधिकारों की बात चारों ओर दिखाई देती है, लेकिन फिर भी घरेलू हिंसा, बलात्कार, एसिड अटैक, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज की मांग, महिलाओं से छेड़छाड़, शिक्षा में महिलाओं की अवहेलना, जेंडरों के बीच में असमानता, ऐसी बहुत सारी समस्याओं से प्रतिदिन महिलाओं को रूबरू होना पड़ता है। तो ऐसे में जो भी व्यक्ति स्त्री पुरुष के अधिकारों की समानता के लिए लड़ता है, स्त्री पुरुष समानता के अधिकारों की बात करता है, हर एक उस व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो और चाहे वो पुरुष हो, उसे हम फेमिनिस्ट यानी कि नारीवादी कहते हैं। तो नारीवादी का अर्थ अगर प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे? सबसे पहले नारीवादी के अर्थ को समझाएंगे और फिर ये दिखाएंगे कि इतिहास में किस प्रकार से नारीवादियों का उदय हुआ और नारीवादियों ने क्या क्या अपने अपने तर्क दिए। तो जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे, फेमिनिज्म की, यानी कि नारीवादियों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे, तो दुनिया में समय समय पर ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने ये महसूस किया कि यार समाज में ना असमानता है, समाज में समानता की स्थापना कैसे की जाए। समाज में देखा जाए तो एक समाज का हिस्सा ऐसा है जिसे कोई भी अधिकार नहीं दिए गए, और बिना इस समाज के हिस्से को अधिकार दिए हुए समाज में समानता स्थापित नहीं की जा सकती। जब हम विकास की बात करते हैं और विकास में केवल पुरुषों को ही योगदान दें, तो ऐसे में तो आधा जो ब्रह्मांड है वो विकास कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आधे में तो पुरुष और आधे में स्त्री हैं। तो पूरे संसार में आधे ही नागरिक विकास कर पाएंगे और आधे कभी नहीं कर पाएंगे। तो इस ऐसी परिस्थितियों में नारीवादी शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया चार्ल्स फूरियर ने। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए खुली समानता की बात करी। महिलाओं को विवाह के बाद दासों की तरह व्यवहार क्यों किया जाता है, उनके पति उन पर प्रभुत्व क्यों करते हैं। ऐसी एक अन्य फ्रांसीसी नारीवादी थे जिनका नाम था सिमोन। इन्होंने 1949 में द सेकंड सेक्स नामक एक किताब लिखी, जहां उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया कि महिलाओं के साथ जो बायोलॉजिकल रूप में तुलना की जाती है पुरुषों से, और ये कहा जाता है वो कमज़ोर हैं, तो ऐसा नहीं है, कमज़ोर नहीं है महिलाएं।
ऐसे इन्होंने कहा कि ये तो लोगों की समझ है जिसकी वजह से महिलाओं को कमज़ोर माना जाता है। आगे चलकर यूनाइटेड किंगडम में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मैरी वॉllस्टोनक्राफ्ट ने अपना योगदान दिया। मैरी वॉllस्टोनक्राफ्ट की बात की जाए तो ये इनकी फ़िलॉसफी जब हम पढ़ते हैं तो इनकी एक किताब है थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ द डॉटर्स शीर्षक का एक क्या था, ग्रंथ था, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए एक उच्च आवाज़ में बात की है। जब हम मैरी वॉllस्टोनक्राफ्ट के विचारों को पढ़ते हैं तो भारत की बात किया तो भारत में पंडिता रमाबाई सरस्वती ने 1887 में किताब लिखी थी हाई कास्ट हिंदू वुमेन नामक किताब जो थी। इसमें उन्होंने सांस्कृतिक रीति रिवाजों और परंपराओं के आधार पर महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न किया जाता है उसके ऊपर व्यंग कसे थे। 1905 में बेगम रुकैया ने सुल्तानाज ड्रीम नाम की एक यूटोपियन नारीवादी उपन्यास का प्रकाशन किया था, जहां महिलाओं की वास्तविकता को उन्होंने दिखाया था। यानी कि नारीवादी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो नारीवादियों में सबसे पहले चार्ल्स फूरियर, फिर आगे चलकर सिमोन के विचार, फिर मैरी वॉllस्टोनक्राफ्ट के विचार और फिर पंडिता रमाबाई के विचार। इस प्रकार से लगातार विचारकों ने अपने अपने दमखम पर, अपने अपने स्तर पर महिलाओं के अधिकारों की डिमांड करी और आगे चलकर देखते देखते महिलावादी आंदोलन यानी कि नारीवादी आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन गया। आगे इस चैप्टर में ये बताया गया है कि सेक्स और जेंडर में अंतर क्या होता है। तो कई बार बहुत सारे लोग भूलवश ये सोच लेते हैं कि सेक्स और जेंडर बात एक ही है, क्योंकि जब हम बात करते हैं सेक्स की तो हम बात करते हैं मेल और फीमेल की, और फिर जब हम जेंडर की बात करते हैं तो भी हम बात करते हैं मेल और फीमेल की। तो फिर इसमें अंतर क्या है? तो जो फेमिनिज्म से रिलेटेड लोग हैं और जो सोशोलॉजर हैं, जो भी समाजशास्त्री हैं, वो कहते हैं सेक्स और जेंडर दो अलग अलग शब्द हैं। जब हम बात करते हैं सेक्स की तो हम बात करते हैं नेचर की, कि हाँ भाई जो शारीरिक विशेषताएं हैं इसके आधार पर हम स्त्री और पुरुष में भेद करते हैं। और जब हम जेंडर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जेंडर ना परवरिश के आधार पर होता है। यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में मैं बात करूं तो सेक्स जो है वो प्राकृतिक है और जेंडर ना समाज द्वारा बनाया जाता है। यानी कि समाज अपने व्यवहारों से एक बच्चे के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है तो हम उसे कहते हैं जेंडर। और जब हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्त्री है पुरुष तो हम बात करते हैं सेक्स। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी कुछ शारीरिक विशेषताएं होती हैं जो उस बच्चे के सेक्स को दर्शाता है। क्या भाई उस बच्चे के शरीर में स्त्रियों से संबंधित जनांग है या फिर पुरुषों से संबंधित। अब इस पर निर्भर रहते हुए बच्चे में पुरुष या महिला के जो जननांग हैं उसके आधार पर उसके साथ एक व्यवहार करना शुरू कर दिया जाता है। जैसे कि अगर बच्चा जो है वो क्या है, एक लड़की है तो उसे गुलाबी कपड़े पहनाए जाते हैं, खेलने के लिए गुड़िया दी जाती है। बच्चा अगर लड़का है तो उसे पहनने के लिए नीले कपड़े दिए जाते हैं, खेलने के लिए बंदूकें दी जाती हैं। लड़कियों को खाना बनाना और घर के अन्य काम आगे चलकर सिखाए जाते हैं, जबकि लड़कों को ये सब नहीं सिखाया जाता। लड़कियों से कहा जाता है कि आप शर्मीली बनो, सुंदर बोलने वाली बनो, डरपोक हो आप, जबकि लड़कों को सख्त होना सिखाया जाता है। जब लड़के रोते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि लड़कियों की तरह मत रो। उनकी परवरिश में ऐसा अंतर जो किया जाता है ये उनके ना व्यक्तित्व को प्रभावित करता है और इसी से समाज में जेंडर का निर्माण होता है। यानी कि हम जो व्यवहार कर रहे हैं वो जेंडर का निर्माण कर रहा है। यानी कि एक स्त्री के साथ पुरुष जैसा व्यवहार अगर किया जाए तो धीरे धीरे अंदर उसके अंदर पुरुषत्व की भावना आ जाएगी, और एक पुरुष से अगर स्त्री जैसा व्यवहार किया जाए तो उसके अंदर स्त्रीत्व की भावना आ जाएगी। यानी कि जेंडर का निर्माण कौन करता है? जेंडर का निर्माण करती है सोसाइटी। जब से सेक्स जो है उसमें सोसाइटी का कोई योगदान नहीं है, वो प्राकृतिक है, वो नेचर है। क्योंकि एक लड़का और लड़की का होना जो है वो उसके गर्भ से ही निर्धारण हो जाता है। लेकिन जो जेंडर है यानी कि जो मनुष्य का व्यवहार है वो समाज निर्धारित करता है। तो जेंडर परिवार और सामाजिक मूल्यों द्वारा बनाया जाता है। एक पुरुष को कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक महिला को कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये एक जेंडर निर्धारित करता है। यानी कि जेंडर समाज बनाएगा और जो सेक्स है वो बाय नेचर होगा, प्राकृतिक होगा। जब हम जेंडर की बात करते हैं तो मर्दानगी और स्त्रीत्व की अवधारणाएं आती हैं, गुण और व्यवहार की विशेषताएं आती हैं। ये माना जाता है कि पुरुषों का जो व्यवहार है वो मर्दानगी होगा, जबकि स्त्रियों का व्यवहार जो होगा वो स्त्रीत्व होगा। मर्दानगी में आते हैं कि मजबूत शरीर हो, दृष्टिकोण में क्रूरता हो, बंदा सख्त हो, खेल और बाहरी गतिविधियों को करे, बेहतर साइंस की नॉलेज रखे और मैथमेटिक्स यानी गणितीय क्षमताएं अच्छी हों, व्यवहार आक्रामक हो, आसानी से आपा खो दे व्यक्ति, तर्कसंगत बात करे, बेहतर ड्राइविंग करे, जोखिम लेने की क्षमता हो, लीडरशिप के गुण हो तो हम कहेंगे पुरुष है। लेकिन इमोशनल हो, मानसिक रूप से कमज़ोर हो, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, खाना पकाने की क्षमता हो, दयालु हो, डरपोक हो, ऐसे गुण हम ये मानते हैं कि स्त्रियों में हैं।
तो सेक्स और जेंडर में यहाँ पर ये अंतर बताया गया है। एग्जाम में सिंपल सा यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि नारीवाद से आप क्या समझते हैं और नारीवाद के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आप नारीवाद की डेफिनेशन देंगे और फिर ऐतिहासिक दृष्टिकोण में आप बताएंगे कि सबसे पहले नारीवाद शब्द का जो प्रयोग किया था किसने किया था, चार्ल्स फूरियर ने किया था। फिर उसके बाद सिमोन के विचार बताएंगे आप। फिर यूनाइटेड किंगडम में महिलाओं के अधिकारों के लिए किस प्रकार से बात की गई थी। फिर मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट और फिर पंडिता रमाबाई। इन सब की किताबों के नाम आप वहाँ पर लिखेंगे जहाँ पर नारीवादियों की अधिकारों की बात और नारीवादियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात होगी। टिप्पणी में अगर क्वेश्चन आ जाए सेक्स और जेंडर में अंतर बताइए तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। आगे चैप्टर में ये बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नारीवाद की शुरुआत कैसे हुई और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नारीवाद किन किन चीज़ों की डिमांड करता है। तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नारीवाद की बात करते हैं तो 1980 के डिकेड से यानी कि 1980 के दशक में यूएनओ में महिलाओं से संबंधित एक सम्मेलन होता है जिसमें ये बात की जाती है कि भैया महिलाओं के अधिकारों को हमें तवज्जो देनी चाहिए। जहां 1988 में अमेरिका के वेस्लेस कॉलेज में एक सम्मेलन हुआ, पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि महिलाओं के लिए हुआ था। इसमें एक स्त्री थी जुडिथ एन टिकनर। इन्होंने महिलाओं के लिए बड़ी पुरजोर आवाज़ में आवाज़ उठाई थी और आगे चलकर समय समय पर महिलाओं से संबंधित सम्मेलन होने शुरू हो गए। इसी प्रकार से 1987 में जीन बेथे एल्स्टन द्वारा वुमेन एंड वॉर और 1989 में रॉबर्ट एथन द्वारा इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी किताबें आईं जिन्होंने बड़े पैमाने पर महिलाओं से संबंधित अधिकारों की डिमांड रखी और इन मुद्दों को इंटरनेशनल लेवल पर उठाया। और इस प्रकार से लगातार किताबों की सीरीज आनी शुरू हो गई जिनके नाम यहाँ पर वर्णन किए गए हैं। तो अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो नारीवादी दृष्टिकोण है ये जेंडर पर आधारित है। इसका ये मानना है कि जो महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है उसका कारण खुद समाज है जो महिलाओं को महिला होना बचपन से ही सिखा देता है। ऐसे में हमें ऐसी परंपराओं को तोड़ना होगा और महिलाओं को भी वो अधिकार देने होंगे जिन अधिकारों की उन्हें ज़रूरत है। इनको भी तर्कसंगत ऐसी शिक्षा देनी होगी बचपन से महिलाओं को ताकि वो भी समाज में पुरुषों से मुकाबला कर सकें। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारीवादियों ने ये भी कहा कि महिलाएं अगर बायोलॉजिकल रूप से पुरुषों से अलग हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उससे कमज़ोर हैं। ये मानना सरासर गलत है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं से संबंधित राजनीति की शुरुआत हुई उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये बड़े बड़े सम्मेलन हुए हैं इनके बारे में आप 2-4 के बारे में बताएंगे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यथार्थवाद के प्रतिरूप में महिलाओं ने आलोचना की है। अब ये यथार्थवाद क्या होता है इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है। तो अगर आपने यथार्थवाद वहाँ समझा होगा तो यथार्थवाद को हम बोलते हैं रियलिज्म, यानी कि वास्तविकता क्या है। और यथार्थवाद में सबसे बड़े जो विचारक रहे थे वो हंस मार्गेंथो रहे थे। तो हंस मार्गेंथो के जो विचार हैं आप उस चैप्टर से पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर नारीवादियों के सीधे अधिकारों की बात करता हूँ। तो जब हम राजनीतिक यथार्थवाद की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि संघर्ष तो होते ही रहेंगे, युद्ध तो होते ही रहेंगे। तो ऐसे में नारीवादियों की ये कहना है और ख़ास तौर पर टिकनर हैं वो हंस मार्गेंथो के जो विचार हैं उसकी आलोचना करेंगी। वो कहेंगी हंस मार्गेंथो ने जो अपने विचार दिए उसमें पुरुषों को ही बढ़ावा दिया है। वो कहेंगी कि ना हंस मार्गेंथो ने जो विचार दिए वो मर्दानगी से जुड़े हुए दिए हैं, जबकि महिलाओं को राजनीतिक स्थिति में वो स्थिति नहीं दी गई जिस स्थिति के वो हकदार हैं। ऐसे में केवल शक्ति पुरुषों के अधीन नहीं होनी चाहिए, स्त्रियों को भी उसमें मौका मिलना चाहिए। राजनीति में महिलाएं भी उचित महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ऐसे में शक्ति की परिभाषा को बड़े स्तर पर बढ़ावा देना चाहिए, एक व्यापक स्तर पर बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि राजनीतिक कार्रवाई में महिला अपना योगदान नहीं दे सकती। अगर महिलाओं को उचित व्यवस्था दी जाए, महिलाओं को उचित शिक्षा और साक्षरता दी जाए तो महिलाएं भी राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। तो जब आप यथार्थ वाले चैप्टर की वीडियो देखेंगे तो आपको ये चैप्टर समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, वरना यहाँ पर एक ही पैराग्राफ में यथार्थवाद को बता दिया गया है। लेकिन यथार्थवाद वाला चैप्टर पढ़ोगे तो ये वाला पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। अब बात ये आती है कि जेंडर दृष्टिकोण से सुरक्षा की अवधारणा क्या है। तो देखो, सुरक्षा का मतलब क्या होता है कि हमें किसी भी प्रकार का डर ना हो तो हम क्या हैं, सुरक्षित। तो चाहे यथार्थवाद की बात की जाए, चाहे उदारवाद की बात की जाए, चाहे रचनावाद की बात की जाए, ये सब सुरक्षा पर अपने अपने विचार करते हैं। लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है वास्तव में, तो ऐसे में ये कहते हैं कि ना ज़्यादातर देश किस पर अपना ध्यान देते हैं, सीमाओं की सुरक्षा पर, यानी कि परंपरागत खतरे पर। देखिए, इसे और आसान करता हूँ मैं। सुरक्षा मतलब क्या होता है, भय से मुक्ति, यानी कि हमें किसी प्रकार का डर ना हो। ऐसे में सुरक्षा को 2 भागों में बांट दिया जाता है।
एक पारंपरिक और एक गैर पारंपरिक। पारंपरिक खतरा वो होता है जब एक देश की सीमा को दूसरे देश की सीमा से खतरा होता है, और गैर पारंपरिक खतरा वो होता है जो देश की सीमाओं के अंदर मौजूद होता है। ऐसे में हर एक देश क्या सोचता है कि वो अपने रक्षा बजट को बढ़ाए और अपनी सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करे। इसके लिए वो बड़े पैमाने पर सेना पर खर्चा करता है, हथियारों पर खर्चा करता है, और उसका यही उद्देश्य होता है कि उसकी स्वतंत्रता बनी रहे, उसकी संप्रभुता बनी रहे। जैसे कि भारत की बात कर ली जाए तो भारत अपने पड़ोसी देशों से बचने के लिए, अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए लगातार अपने बजट में बहुत बड़ा पैसा खर्च करता रहता है। इसी तरह भारत ही नहीं बल्कि हर एक देश अपनी सीमाओं की चौकसी के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का गठन करते हैं और उसे मजबूत बनाने के लिए लगातार हथियारों पर पैसा खर्च करते हैं। लेकिन जब हम युद्ध पर पैसा खर्च करते हैं तो पता क्या होता है, युद्ध पर पैसा जब हम खर्च करते हैं तो शायद बहुत सारी चीज़ों को हम रोकते भी हैं। हम शायद शिक्षा पर पैसा कम खर्च करते हैं, हम स्वास्थ्य पर पैसा शायद कम खर्च करते हैं। तो ऐसे में जो जन कल्याण की चीज़ें हैं उस पर हम उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना ध्यान हमें देना चाहिए। तो ऐसे में हर एक देश अपनी सुरक्षा को, भावना को बढ़ावा देता है और देश के दूसरे मुद्दे उसके हाथ में जीरो हो जाते हैं। रक्षा बजट में तो भारी पैसा खर्च किया जाता है जबकि नागरिकों के कल्याण पर कम पैसा खर्च किया जाता है, जिसकी वजह से सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर लोगों का क्या होता है, उत्पीड़न होता है। और ऐसे में जब लोगों का उत्पीड़न होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा उत्पीड़न होता है महिलाओं का, ऐसा नारीवादियों का कहना है। कहते हैं कि जब युद्ध होता है ना तो सबसे ज़्यादा जो पीड़ित होती है वो महिलाएं होती हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, जब कोरिया में युद्ध हो रहा था, उत्तर कोरिया बनाम दक्षिण कोरिया, तो ऐसे में उत्तर कोरिया जो था वो तो सोवियत संघ के नियंत्रण में था, और जो दक्षिण कोरिया था वो किसके नियंत्रण में था, अमेरिका के। तो दक्षिण कोरिया की सरकार डरी हुई थी कि अगर अमेरिका के सैनिक यहाँ से चले गए तो उत्तर कोरिया उस पर कब्जा कर लेगा। तो ऐसे में अमेरिकी सैनिकों को खुश रखने के लिए इन्होंने अपने यहाँ की महिलाओं को वेश्यावृत्ति में डाल दिया। तो ये तो महिलाओं के अधिकारों का हनन हुआ ना। तो अमेरिकी सैनिक वहाँ पर बने रहें, कोरिया युद्ध में उत्तरी कोरिया से दक्षिण कोरिया की रक्षा करें। तो इसलिए दक्षिण कोरिया की सरकार वहाँ पे महिलाओं की पूर्ति करेगी उन आदमियों के लिए। ये कहाँ का न्याय हुआ। तो ऐसे में पता चलता है कि कई बार सुरक्षा के मामले में, सुरक्षा की अवधारणा के अंतर्गत देश की सुरक्षा के नाम पर महिलाओं का उपयोग किया जाता है। जब भी युद्ध होगा तो लूटपाट, बलात्कार, हिंसा वो ज़्यादातर महिलाओं के साथ ही होती है, ऐसा नारीवादियों का तर्क है। जैसा कि अगले पैराग्राफ में यही बात बताई गई है, जब आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ोगे कि जब भी जो भी देश की सैन्य रणनीति होती है तो युद्ध में महिलाएं विशेष रूप से बलात्कार और वेश्यावृत्ति का शिकार हो जाती हैं। बलात्कार सिर्फ युद्ध की दुर्घटना नहीं है बल्कि ये तो एक सेना की रणनीति है, क्योंकि पुरुष ये सोचते हैं कि जब उन्होंने किसी क्षेत्र को जीत लिया तो वहाँ की सारी महिलाओं को भी जीत लिया, वहाँ के सारे संसाधनों को भी जीत लिया। ऐसे वो महिलाओं को, शरीर को जीतने के लिए महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु समझते हैं, वो उनके साथ अत्याचार करते हैं, उन पर मालिकाना हक दिखाते हैं। जैसे कि बॉस्निया और हर्जेगोविना में जब युद्ध हुआ था, तो जो ये युद्ध हुआ था बॉस्निया और हर्जेगोविना का, इस युद्ध में महिलाओं का बलात्कार सिर्फ इसलिए किया गया ताकि उनकी आने वाली जो संतान हो वो सर्बियाई पैदा हो और जो यहाँ की संस्कृति है वो ख़त्म हो जाए। यानी कि जितनी मुस्लिम महिलाएं हैं वो सर्बियाई बच्चों को पैदा करें ताकि पूरा का पूरा बॉस्निया सर्बिया बन जाए। तो क्या इस आधार पर, संस्कृति बदलने के आधार पर युद्ध के दौरान महिलाओं के साथ बलात्कार कर दिया जाएगा? तो ऐसे में पता चलता है कि सुरक्षा रणनीति क्या है, महिलाओं के खिलाफ है, महिलाओं को हमेशा पीड़ित किया गया है। ये सब डिमांड कौन उठाते हैं? नारीवादी। आगे बताया गया रक्षक बने भक्षक, यानी कि पुरुषों को समाज में रक्षक की भूमिका के रूप में दिखाया जाता है। ये माना जाता है वो अपने परिवार में अपनी महिलाएं और बच्चों की सुरक्षा करेगा। कहानियों में पुरुषों को हमेशा एक नायक के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन जब हम युद्ध देखते हैं, जब हम समाज में देखते हैं, तो यही जो रक्षक हैं यही नाबालिगों के साथ यौन संबंध बनाते हैं, यही वेश्याओं का उपभोग करते हैं, यही बच्चों को वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर करते हैं, ये मानव तस्करी करते हैं। यही लोग, यही जो समाज के रक्षक बनते हैं पुरुष, यही क्या करते हैं, समाज में महिला हिंसा को बढ़ावा देते हैं। जो महिला का रक्षक है वो महिला का बलात्कार कैसे कर सकता है? जो महिलाओं का रक्षक है वो महिलाओं की रक्षा के नाम पर उसका प्रयोग कैसे कर सकता है? उसे तो उसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए इसके लिए रक्षक बने भक्षक का यूज किया गया है। आगे बताया गया युद्ध में मर्दानगी। जब कोई महिला युद्ध में अच्छा प्रदर्शन करती है तो उस महिला को महिला होने का दर्जा नहीं बल्कि उसे पुरुषों से जोड़ दिया जाता है। ये माना जाता है कि ये महिला नहीं बल्कि ये क्या है, मर्द है। ऐसे में ये भी एक अपमान है, क्योंकि एक महिला को महिला होने के नाते सम्मान दिया ही नहीं जाता बल्कि उसकी तुलना एक मर्द से कर दी जाती है। सेना में जब ट्रेनिंग दी जाती है तो इस बात पर जोर दिया जाता है कि इसके अंदर से महिलाओं के गुण हटा दो भाई,
कोई बंदा अगर डर गया गोली के आवाज़ से तो कहेंगे अबे तेरे सेना में क्या काम है। तो ये कहा जाता है स्त्रीत्व के गुण हटा दिए जाएं। एक सेना की ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए, एक सैनिक ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर स्त्रियों की भावनाएं ना हो। तो इसका मतलब क्या, स्त्री दोयम दर्जे की है। 1991 से लेकर 2002 तक सिएरा लियोन में गृह युद्ध चला, जिसमें महिलाओं और महिला सैनिकों ने लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। भारत की बात की जाए तो भारत में महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा जाता है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या ये पंक्तियां महारानी झांसी की सम्मान में लिखी गई हैं? लिखने वाले तो ने उनके सम्मान में लिखी हैं, लेकिन नारीवादियों का ये कहना है कि उसने मर्दाना कह के कहीं ना कहीं स्त्री को दोयम दर्जे का बनाया जा रहा है। यानी कि युद्ध में जब महिलाएं पुरुषों की तरह लड़कर साहस का परिचय देती हैं तो उन्हें स्त्री होने का गौरव नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें जब भी मर्द होने का ही गौरव दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यानी कि नारीवादी कुल मिलाकर ये बताना चाहते हैं कि समाज में संरचनाएं इस प्रकार से बनाई गई हैं, समाज की बनावट इस प्रकार से तय की गई है जहाँ पुरुषों को ही सम्मान मिले, महिलाओं को वो अधिकार मिल ही नहीं पाते, इस सोच की वजह से जो अधिकार उसे मिलने चाहिए। तो महिलाएं जो युद्ध में भूमिका निभा सकती हैं, उन महिलाओं को पुरुषों के माध्यम से जोड़ा जाता है। ऐसे में नारीवादियों का मानना है कि महिलाओं को पुरुषों के युद्धों में लड़ने के लिए अस्वीकार जो कर दिया जाता है वो अस्वीकार नहीं कहना चाहिए। महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो सेना का क्षेत्र हो और चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो। आई होप सो यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे उनके उत्तर देने में आप सक्षम हैं। अंतिम पैराग्राफ अर्थव्यवस्था के ऊपर है। जब हम विश्व की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो महिलाओं और पुरुषों के दोनों के क्षेत्र अलग कर दिए जाते हैं। महिलाओं को वस्त्र उद्योग, सेवा सेक्टर, घर आधारित काम, कृषि से में जो कम वेतन वाली नौकरियां हैं उनमें व्यवस्थित किया जाता है, जबकि उच्च वेतनमान पे उच्च पदों पर हमेशा पुरुषों को दायित्व दिया जाता है। ऐसे में नारीवादियों की डिमांड रही है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में महिलाओं को भी वो पद दिए जाने चाहिए जिसके लिए वो प्रतिभागी हैं। ऐसा ना हो कि उनके शारीरिक आधार पर, उनके बायोलॉजिकल के आधार पर उनसे भेदभाव किए जाएं। महिलावादियों का ये भी कहना है, नारीवादियों का ये भी कहना है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ कई बार शोषण भी होते हैं। ऐसे में महिलाओं की अर्थव्यवस्था के आधार पर प्रोफेसर सिंथिया एनलो ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि महिलाएं हैं कहाँ। जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो कारखानों में श्रमिकों के विशाल क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, लेकिन उन्हें उस स्तर का सम्मान नहीं मिल पा रहा जिस स्तर का सम्मान मिलना चाहिए। G7 जैसे जो बड़े बड़े देशों के समूह हैं, G20 जैसे जो देशों के समूह हैं, इनमें बड़े मात्रा में जो महिलाएं हैं वो सिर्फ फोटोग्राफी का एक साधन बन चुकी हैं। उन्हें वो पद नहीं मिल पा रहे जो पद उन्हें मिलने चाहिए। जो महिलाएं वो राजनायिक की पत्नियां तो कहलाती हैं लेकिन राजनायिक नहीं बन पाती। तो जो उच्च पदों पर पुरुष हैं, महिलाओं को सिर्फ गौरव मिल रहा है तो उनकी पत्नी होने का गौरव मिल रहा है, उन्हें वो गौरव नहीं मिल रहा जो गौरव मिलना चाहिए। महिला नेताओं की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन वो ना उस स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पा रही जिस स्तर पर पुरुष अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो यही है कि जेंडर के मुद्दों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसके बदले महिलाओं को कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में बढ़ावा दिया गया है। महिलाओं पर पहला विश्व सम्मेलन 1975 में यूएनओ की मैक्सिको सिटी में हुआ था और उसके बाद 1985 में नैरोबी में तीसरा सम्मेलन हुआ। 1918 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में दूसरा सम्मेलन हुआ था। आगे चलकर इन सम्मेलनों में देशों की संख्या बढ़ती गई। 1995 में चीन के बीजिंग में चौथा सम्मेलन आयोजित किया गया तो इस समय 189 देश हो गए थे। 2020 में बीजिंग में फिर से इस योजना की बात की गई कि किस प्रकार से वर्तमान में महिलाओं को अधिकार दिए जाएं। तो चैप्टर से प्रश्न जब पूछेगा वो आपसे कि नारीवादी आंदोलनों से आप क्या समझते हैं और नारीवादियों की प्रमुख मांग क्या है, तो आप नारीवादी का पहले अर्थ बताएंगे, फिर राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर किस प्रकार से महिलाओं को सशक्त किया जाए इसके बारे में आप बताएंगे। आशा है आपको चैप्टर समझ में आया होगा और आप इसे लिखने में पूरी तरीके से सक्षम रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।